भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। प्यारी बुआ जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। ढेर सारा गर्मी में ढेर सारा मीठा मीठा ठंडा ठंडा नमस्कार और स्वागत है। ढेर सारा प्यार। हाँ, गर्मी में ठंडा ठंडा नमस्कार। हाँ तो और क्या ना, ठंडा ठंडा से मतलब शीतलता जो प्रदान करे वैसा वाला। ऐसा ठंडा ठंडा नहीं कि गर्मजोशी वाला नहीं है, ऐसा वाला नहीं। प्यारा प्यारा सा, प्यारा प्यारा सा। क्योंकि इतने प्यारे हमारे सब साथी हैं। जैसे ही किसी विषय के बारे में बात करो तो उसकी इतनी तमाम जानकारी हमारे श्रोता खुद ब खुद भेज देते हैं कि बस पूछो मत, अच्छा लगता है। तो लेकिन फिर भी विषय तो हमें और भी श्रोताओं को बताना है जो तमाम बैठे हैं, बहुत दूर दूर भी बैठे हैं, बहुत पास पास भी बैठे हैं। कुछ केवल कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ है कि संदेशों के माध्यम से जुड़ भी जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की चाहत जो है उस विषय में बात करेंगे। और जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कार्टून होते हैं जिनको लेकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं देख करके, और एक तरह से कहें तो जो दिल में जो एक चित्र सा बनता रहता है, उसे कार्टून की कहानी की दुनिया से कुछ न कुछ अपने आप को जोड़ लेते हैं। हाँ, केवल बच्चे क्यों, बड़ों के लिए भी बहुत बड़े बड़े कार्टून बनते थे और बहुत सारे अखबारों में भी, जो कि तमाम कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जानकारी हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, एक छोटे से चित्र के माध्यम से बड़े मजे से कहा जाता है। और कभी कभी उसमें बहुत बड़ा संदेश होता है, कभी कभी उसमें व्यंग होता है, कभी कभी उसमें सीख होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है। कार्टून कुछ ऐसी ही चीज है। हाँ, तो बुआ जी कह सकते हैं कि भाई दिल के जज्बात को बयां करता है कार्टून। हाँ, कुछ रेखाओं के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता हैं वो याद करेंगे अपने वो दिन जब उनका कोई सामान, कोई बैग, कोई पर्स, कोई अटैची बदल गई, या कई बार बच्चे भी बदल जाते हैं, पता है? बच्चे भी बदल जाते हैं और जूते चप्पल भी बदल जाते हैं। हाँ, किस्से तो ये भी सुने हैं कि भाई नई ब्याहता जो बहुएं होती थी, साथ में जाती थी, अगर 2 बारात मिल गई वापसी के समय तो कभी कभी वो भी बदल जाती थी। भाई किस्से बहुत सारे हैं, हो सकता है किसी के साथ घटित भी हुआ हो, तो बताइएगा। और अभी फिलहाल हम कहाँ चल रहे हैं? फिलहाल श्रृंगेरी चले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो श्रृंगेरी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला के एक ताल्लुक है। तुंग नदी के तट पर स्थित ये शहर बहुत प्राचीन है, जो 8वीं शताब्दी में बसाया गया। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगेरी पर्वत है और इसी पर्वत के नाम पर इस जगह का नाम श्रृंगेरी पड़ा। और ये जो है श्रृंगेरी जो पड़ा है, श्रृंगी ऋषि की जन्मस्थली भी मानी जाती है, इसलिए भी इसका नाम पड़ा। श्रृंगेरी मठ यहाँ का प्रथम मठ माना जाता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने वैसे तो 4 मठ स्थापित किए, पहला यही था। शंकराचार्य ने इस स्थान का चुनाव अपने शिष्यों के यहाँ रहने और उन्हें शिक्षा देने के लिए किया था। और आदि शंकराचार्य ने यहाँ श्रृंगेरी की चारों ओर या चारों दिशाओं में कह सकते हैं कि संरक्षक देवताओं की स्थापना की। पूर्व में काल भैरव मंदिर है, पश्चिम में केरे आंजनेय मंदिर, उत्तर में कालिकंबा मंदिर, दक्षिण में दुर्गांबा मंदिर। श्रृंगेरी प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक भी यहाँ के वास्तुशिल्प को देखने आते हैं। ये शहर श्री शारदम्मा, श्री विद्याशंकर, श्री महानिकेश्वर और श्री विद्याशंकर मंदिर के लिए जाना जाता है। माँ शारदा की मूर्ति यहाँ चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, जिसे श्री चक्र पर स्थापित किया गया था। इसे श्री आदि शंकराचार्य ने एक चट्टान पर उकेरा था। इस मंदिर का वास्तुशिल्प बहुत भव्य है। वर्तमान में स्वर्ण मूर्ति के साथ चंदन की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। कालांतर में कुछ और चीज़ों को, जैसे कि महामंडप में बड़े खम्भों को सुशोभित किया गया। इसमें देवी देवताओं और द्वारपालों की भी प्रतिमा को उकेरा गया है। ये सभी तमिलनाडु के ही शिल्प शास्त्रों के अनुसार गढ़े गए हैं। और परिसर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, अन्य मंदिर भी हैं। श्री आंजनेय, श्री गरुड़, श्री जनार्दन स्वामी, श्री मलयाला ब्रह्मा और भी अन्य मंदिर हैं। श्री विद्याशंकर मंदिर, इसे विजयनगर के सम्राटों ने सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया और ये है होयसल और द्रविड़ स्थापत्य का समावेश है इस मंदिर में। जी, और इसे ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। इसमें पश्चिम की ओर विद्या गणपति विराजमान हैं, एक तरफ देवी दुर्गा हैं, अन्य 3 किनारों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के मंदिर उनकी पत्नियों के साथ हैं।
12 खंभों वाला एक मंडप है यहाँ पर, और ये राशि चक्र के 12 संकेतों द्वारा चिन्हित है। इसे राशि स्तंभ भी कहते हैं। प्रत्येक पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फर्श पर बने वृक्ष की सहायता से छाया की दिशा को इंगित करता है, जिससे समय चक्र और राशि चक्र का पता चलता है। और केंद्रीय छत कमल और चोंच मारने वाले तोते के साथ अन्य और कलाकृतियों के साथ सुशोभित है। गर्भगृह के ऊपर विमान शिखर, महापद्म और गर्भगृह की कलाकारी उत्कृष्ट है। तहखाने में कुछ मूर्तियां और पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। पत्थर के छल्लों की जंजीरें, मुंह में पत्थर की गेंद के साथ गुर्राता शेर भी अंकित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में रथोत्सव होता है यहाँ पर, मतलब मेले लगते हैं यहाँ पर। और श्री मल्हानिकेश्वर मंदिर, मतलब कि आत्मा की अशुद्धियों का नाश करने वाला ये मंदिर है, इसे कहा जाता है। और 170 सीढ़ियाँ हैं लगभग यहाँ पर। ये मंदिर पत्थर के वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना है। छत पर कमल की कली की नक्काशी की गई है बहुत सुंदर सी। और मल्हानिकेश्वर, भवानी, चंडिकेश्वर, दुर्गा और स्तंभ गणपति शामिल है। महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा और कार्तिक पूर्णिमा को लाखा दीपोत्सव मनाया जाता है। तो भाई हम घूम रहे हैं श्रृंगेरी, है ना। तो श्रृंगेरी में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जैन मंदिर भी है भाई। हाँ। श्री पार्श्वनाथ बसदी, ये श्रृंगेरी शहर के मध्य में है। और 1150 ईसा पूर्व बने इस मंदिर की लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 30 फुट है। छत ढलान वाली है। इसके गर्भ में काले पत्थर से बने पीठासीन देवता श्री पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति है। नागों का आपस में जुड़ा हुआ, या कह सकते हैं गुथा हुआ, अपने 7 फनों को छतरी की तरह रखे हुए हैं। और इसलिए यहाँ देवता को जोड़ी पार्श्वनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। हाँ, यानी कि 2 पार्श्वनाथ स्वामी जी। और इसके अतिरिक्त गंधकुटी में संगमरमर, स्फटिक, काले पत्थर और 24वें तीर्थंकर की कांस्य से छवि है। इनके साथ ब्रह्मा, सरस्वती और गणधर की मूर्तियां भी हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ, ये मठ जो है नरसिम्हा वन में तुंगा नदी के पार स्थित है। चूंकि ये शारदाम्मा मंदिर के दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ भी कहते हैं। और मठ के प्रमुख को जगत गुरु कहते हैं। श्री चतुर्मूर्ति विद्याश्वर मंदिर और सिंहगिरी पुरानी श्रृंगेरी में स्थित इस मंदिर में श्री विद्यातीर्थ, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियों को मिलाकर एक मूर्ति स्थापित की गई है। श्री त्रय श्रृंगेश्वर मंदिर, तो ये जो है ना, ये तुंगा की सहायक नदी जो है नंदिनी के तट पर बसा है। और सिंहों के समान 3 उभार वाले शिवलिंग है यहाँ पर। माना जाता है कि लिंग की पूजा से 12 योजन, मतलब यानी कि लगभग 100 साल तक अकाल जो है वो टल जाता है। ये मान्यता है। हाँ, और रथ उत्सव भी यहाँ मार्च और अप्रैल में, चैत्र के महीने में होता है। श्रृंगेरी से 12 किलोमीटर पर सिरमानी फॉल्स है। ये प्राकृतिक झरना है। श्री शारदा लक्ष्मी नरसिम्हा पीठम हरिहरपुर, ये श्रृंगेरी से 20 किलोमीटर दूर है। इसके अगल बगल सुपारी के बहुत सारे खेत हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे चावल के भी यहाँ खेत हैं। और तुंग नदी ये कर्नाटक चिकमंगलुरु और शिमोगा से होती हुई कुडली में भद्रा नदी से जाकर मिल जाती है, और इसीलिए इसे तुंगभद्रा भी कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, उससे फिर आगे जाकर मिल जाती है और मीठे पानी के लिए जानी जाती है। यानी कि जो इस नदी का पानी है वो विश्व में कहते हैं कि सबसे मीठा पानी। हाँ, विश्व में ना, बाकी तो नदियों का पानी मीठा ही होता है, पीने योग्य होता है। और ये विश्व में सबसे मीठी पानी की नदी मानी जाती है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। वैसे ही यहाँ पर राजीव गांधी केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ है। ये संस्कृत की यहाँ पर पढ़ाई होती है, छात्रावास भी है। चिकमंगलुरु जो है श्रृंगेरी के पास है, लगभग 86 किलोमीटर दूर है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ का दशहरा महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। गर्मी में ये लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो है हिल स्टेशन में छुट्टियां भी बिताते हैं। और चिकमंगलुरु या यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जो हिल स्टेशन कहते ये भी हैं कि चिकमंगलुरु में कई बार जो बारिश होती है वो बड़ी देखने लायक होती है। और जो मौसम होता है, वैसे तो गर्मी का मौसम होता है, लेकिन ये जो खास जगह है यहाँ पर कहते हैं कि हिल स्टेशन है और बारिश जैसा मजा आता है। हाँ, खूब मजा आता है। प्राकृतिक सौंदर्य भी खूब है। लेकिन भाई आप पहुंचे जरूर। हवाई अड्डा भी है, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए मैंगलोर जंक्शन जो आसपास के शहरों में है,
रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, सड़क मार्ग है, इसके लिए भी रास्ता है। शहर मतलब सड़कें ठीक ठाक हैं, आप जा सकते हैं। बेंगलोर से 442 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्मी में छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, और लेकिन भाई एहतियात ज़रूर रखें, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, मौसम कभी भी रुख बदल लेता है ना। बुआ जी, मन में हमेशा ये होता है कि भाई पहले ये किया जाए या ये किया जाए, पहले ये चीज़ खा ली जाए या वो चीज़ खा ली जाए, ऐसा? पहले ये काम कर लिया जाए या फिर क्यों वो काम कर लिया जाए। क्यों? तो मन में एक चलता रहता है ना, प्रतिस्पर्धा जैसी कुछ, कि हाँ ये कर लें या वो कर लें। तो तुम हमेशा ऐसे ही सोचती हो? हाँ, कई बार तो ऐसा मन में होता है। अच्छा, कि ये किया जाए कि फिर ये किया वैसे जाए। हमारे साथी ये लिख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा क्या है? हाँ। व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों और जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पद, संसाधनों के आवंटन को लेकर संघर्ष, मुकाबला, प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपटीशन होता है। तुमने तो बिल्कुल परिभाषा ही बदल दी, हम तो घबरा गए। हमने कहा ये कौन सा विषय तुमने उठा लिया संगीता बिटिया? हाँ, लेकिन बताओ। ये सब चीजें बाद में आ जाती नहीं, है बहुत प्यारी सी चीज, तो दिल में हाँ है, तो बहुत अब प्यारी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर दी, संगीता के तो अपने मन में ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। अच्छा, जब थाली में रहता है तो तुम सोचती हो कि दाल कहती है कि पहले चावल तो तुम खा लो, तो चावल कहता होगा कि नहीं आप पहले दाल को खत्म करो। नहीं, लेकिन फिर एक मन भी होता है ना। हाँ, उसमें, क्या? उसमें ये भी देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें से क्या चीज जो है वो कम पसंद है। फिर ये भी मन में होता है चलो जो कम पसंद है उसको पहले ही खा के पहले। और कुछ लोग इसका उल्टा करते आराम हैं, हो जो पसंद रहता है वो पहले खा लेते हैं कि कहीं कोई आ जाएगा तो हिस्सा लग जाएगा। भैया अच्छा ऐसा है, गुलाब जामुन अगर है तो पहले खा लो, मलाई है पहले खा लो, बाकी अपना सब लोग खाते रहेंगे। तो ये अपनी चुनने के ऊपर है। वैसे जी सबसे ज्यादा तो जब सो के उठने का समय होता है तब बहुत जबरदस्त होता है। उठे तो एक मन होता है मत उठो, थोड़ी देर और सो लिया जाए। तो ये भी होता है। मतलब चुनाव तो अब नहीं करना है, खुद ही कोई करना है कि क्या करना है। ऐसी प्रक्रिया जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होते हैं, किसी भी कार्य में आगे निकलने की चेष्टा हमें प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है। सफलता की दौड़ में प्रतिस्पर्धा का होना अनिवार्य है। प्रतिस्पर्धा का महत्व प्रत्येक काल में रहा है और आज भी हर जगह इसका माहौल है। तो भाई लेकिन संगीता जी ने तो शुरू से ही अपने बता दिया कि अंदर ही प्रतिस्पर्धा होती रहती है। हमारे लेकिन साथी जो बराबर खींच रहे हैं कि नहीं भाई ये 2 लोगों में होती है, तो फिर ये निश्चित करना होता है कि हम किससे आगे बढ़ जाएं, कैसे कर लें, है ना। तो ये बात तो होता है। मन में जो द्वंद चलता है ना बुआ जी, फिर उसी द्वंद में जब लड़ाई होती रहती तो फिर उसमें से जो बातें आगे निकल जाती हैं, समझ लीजिए कि वो बात फिर हमको करनी है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी हमें भले ही मन ना हो, द्वंद में कुछ और आगे निकल रहा है, लेकिन समय की जरूरत को देखते हुए हमें करना पड़ता है। और कभी कभी प्रतिस्पर्धा उन सब से आगे निकल जाती है और जो हमारी चाहत है हमें कहीं पीछे छोड़ देती है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार 100% अपने प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। झूठी स्पर्धा हानिकारक हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिस्पर्धा जरूर रखें, बहुत अच्छी है, सकारात्मक हो तो अच्छी है। कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना हो, किसी और को देखकर सीखने के लिए ललक हो कि अच्छा उनके घर में बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं, हम भी वैसे रखेंगे या उससे ज्यादा रखेंगे, तो अच्छी बात है। यानी कि अच्छी प्रतिस्पर्धा वो हम कर सकते हैं। और वैसे तो सभी क्षेत्र में है, लेकिन अगर बच्चों की बात आती है या जब हम लोग भी काम काज करते हैं बुआ जी, तो पढ़ाई लिखाई में क्या चीजें ठीक हैं, क्या किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। और कई बार तो बच्चों को जो पार्क में देखा है आपने खेलने के लिए कि भाई इस झूले में हम पहले चढ़ेंगे, तो फिर दूसरे को पीछे कर दिया जाता है। या तो फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो आगे आते जाते हैं जो बच्चे, उनको जहां तक अपने पास वाले को जो भी हो पकड़ के उनको पहले नीचे बिठा देंगे और उसके बाद खुद आगे जाएंगे। तो बच्चों से ही बचपन से ही शुरू हो जाती है। अब खेल के मैदान की बात करें या फिर पढ़ाई की बात करें तो प्रतिस्पर्धा जो है वो हर एक क्षेत्र में है। वैसे अगर देखा जाए तो बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी हों, लेकिन सभी लगभग आ जाते हैं इस उम्र के। भाई देखो, हर चीज हम बच्चों के ऊपर डाल देते हैं बड़े मजे से, है ना। ऐसा नहीं है, हम सब में भी होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है सृजनशीलता को भी जन्म देती है और कहीं ना कहीं हमें कुछ नया अच्छा करने के लिए तत्पर करती है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता भी है उससे।
और जो कुछ एक प्रतिस्पर्धा ऐसी भी हो जाती है बुआ जी, जैसे जो बहुत अजीब व गरीब सी लगती है देखने में, बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे अब देखिए सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं ऐसा होता है कि भाई कुछ बच्चे हैं जो गाड़ियां चलाते रहते हैं, तो वो आपस में सोचते हैं, भले पहचान हो नहीं हो, कि हम फलां की गाड़ी से आगे निकल जाएं या हम उसकी बाइक से आगे निकल जाएं। तो वो भी क्षणिक ही होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई चलो इनकी गाड़ी से आगे। और लेकिन बात है कि बाद में भी उसमें भी कई बार खतरा होता है। बिल्कुल, अक्सर ही हो जाता है, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं कि ट्रैफिक के नियम क्या है या आसपास कौन चल रहा है। हमारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। प्रतिस्पर्धा न हो तो पहले से और अच्छा करने का जज्बा पैदा नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा मनुष्य को आगे बढ़ने, औरों से कुछ अलग करने, लक्ष्य प्राप्त करने और स्वयं का आकलन करने के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रतिस्पर्धा अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त पर ध्यान में रखते हुए उसे पाने का प्रयास मात्र होना चाहिए। हम खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमारा निरंतर विकास होता जाता है, और जब हम अनवरत ऐसे ही खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कल जो थे उससे आज बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ देकर कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो सृजनशीलता को तो ये आगे करती है। साथ ही देखिए जो बुआ जी आजकल का युग चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि ये विज्ञान का पूरी तरह से युग है, विज्ञान में ज़्यादा ये है, तो कई बार ये भी होता है कि भाई दूसरों की भावना को नहीं समझते हुए, और सफलता को कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हर कीमत पर सफलता चाहिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोचना है कि असफलता भी हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखा जरूर जाती है, बल्कि हमेशा ही सिखा जाती है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई आगे बढ़ें, लेकिन आगे तो बढ़ें, उससे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा भी है, सृजनशीलता वगैरह होती है। लेकिन अगर हम कई जगह पर असफल भी होते हैं तो भी उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो यानी कि उस समय बहुत हम निराश न हो, हताश न हो, और फिर नए सिरे से उठ जाएं। वहीं प्रतिस्पर्धा की जब बात आती है तो हमारे साथी ने तो लिखा ही है कि हम श्रेष्ठतम होते जाते हैं। जाहिर है कि हमें योग्य बनाती है, कठिन मेहनत की प्रेरणा देती है, अनुशासन हमारे में आता है, क्योंकि कुछ भी हमें अगर करना है तो अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो वो हम मंजिल नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे में एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो भाई दुनिया तो बदल जाती है। जी, वैसे तो देखा जाए तो दुनिया बदली है जी। संचार का समय है, सूचना संचार सभी कुछ है, और जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनमें देखा जाता है कि बड़ी कड़ी सी टक्कर चल रही है। और शिक्षा की बात करें, मीडिया की बात करें, गीत संगीत की बात करें, खेल की बात करें, सभी में कहीं ना कहीं तो हमेशा से था ना ये तो। जी। प्रतिस्पर्धा तो हमेशा से थी कि नहीं थी? हाँ बिल्कुल। क्या मानते हो तुम? लेकिन अब थोड़ा सा जो अपना देश है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, और कई जगह पे तो ऐसी अगर व्यापार वगैरह की बात करें तो भी काफी अच्छा है और होना भी चाहिए। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज का समय प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। बात चाहे संस्थान में प्रवेश लेने की हो, चाहे नौकरी की हो, सभी जगह प्रतिस्पर्धा अर्थात एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। हालांकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, फिर भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, और नकारात्मक प्रवृत्ति कई बार घातक भी सिद्ध होती है। तो भाई देखो, ऐसा है कि अब जब हमारे में कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा की चाहत न रहे तो जाहिर है कि फिर ब्रेक लग जाता है, या यूं कहें कि सब चीज स्थिर हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा जो है वो एक कहते हैं ना कि अच्छी प्रतिस्पर्धा, उसे हमेशा मन में संजो कर रखना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा जो होती है बुआ जी, वो इंसान की गुणवत्ता या फिर एक तरह से कहें तो हमें जागरूक भी बनाती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब हमारे में जागरूक बनाती है तो फिर हमारे में आशाएं बनती रहती हैं, और कहीं कहीं हम फिर और आगे बढ़ने, कुछ नया करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। खुद से एक वो करते हैं कि नहीं, हमें और अच्छा करना है। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, वो दब जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम इस तरह से कहीं देखते हैं तो फिर हम उसमें आगे तल्लीन हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हमें आसपास से मुंह मोड़ लेना चाहिए, बल्कि हमें ये देखते रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और हम क्या वैसा कर सकते हैं या क्या उससे भी बेहतर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जागरूकता तो होनी ही चाहिए, और जब जागरूक रहेंगे तो खुद को भी देखें और आसपास जो लोग हैं उन्हें भी देखें। और एक तरह से कहते हैं ना बुआ जी, जैसे होड़ सी लगी रहती है, तो उसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिशें तो होती हैं
कई बार कहीं कुछ कमी भी रह जाती है, तो उस कमी को भी देखना चाहिए। तो वो कमी अगर पूरी हम कर सकते हैं तो फिर हम उस हिसाब से आगे हैं, और नहीं तो अगर कहीं कमी है तो वहां पर हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए कि हम जो है वो उसमें आगे बढ़ें या कितनी मेहनत से बढ़ें, क्या करें, कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही स्वस्थ रहने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा स्वास्थ्यवर्धक कुछ खाना बनाना है, करना है, कुछ नया नवीन करना है। उसके लिए जाहिर है कि हमें, तुमने कहा होड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसके लिए होड़ लगानी चाहिए। होड़ भाई प्रतिस्पर्धा का ही दूसरा शब्द है। तो इस तरीके की होड़ में हम रह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ना सोचें कि फिर, जैसे हमारे साथी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा था कि किसी को नीचा दिखाने के लिए ना हो, बल्कि आप अपने बेहतर के लिए करें और मन में रखें, खुद से संकल्प लें, और खुद से ही एक और अच्छी बात है कि खुद में ही होड़ लगाए रखें कि कल जैसा हमने किया था उससे आज और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कल खुश थे इससे ज्यादा और कैसे खुश हो सकते हैं, है ना। तो कुछ अच्छा करते रहने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल भी तनाव मुक्त रहें, और तब प्रतिस्पर्धा में भाग लें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कैसे नहीं, भाग तो लेते हैं खुश रहते हुए, हाँ, बाद में तनाव होता है जब नहीं पहुंच पाते। अच्छा, नहीं होता ऐसा। ऐसा तब होता है, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर जाहिर है कि हमें ये सोचना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहें और इसी तरह से दौड़ में लगे रहें। और फिर जीवन में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जो आनंद आएगा वो अलग होगा। आएगा, या ये देखो, आनंद लेना न लेना आपके अपने ऊपर है ना। जीवन में हर पल कहीं ना कहीं है, परीक्षा भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उसका स्वागत करते हैं, है ना जी। तो भाई देखो, ऐसा है कि रास्ते पर चलते चलते हम आ गए अब कार्टून की दुनिया में। कार्टून रेखाओं का ऐसा संयोजन है, हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं, जो देखने वाले के मन को गुदगुदा देता है, साथ ही समाज की विसंगतियों पर कटाक्ष भी करता है। अखबारों और पत्रिकाओं का विशेष आकर्षण उनमें छपे कार्टून होते हैं। हमारे जीवन में इनका विशिष्ट महत्व इसलिए है कि ये हमारे जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। कार्टून हमारे जीवन की एक रास्ता ही नहीं तोड़ते, बल्कि कुछ ऐसे संदेश भी देते हैं जो हमें सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। कार्टूनों में किया गया कटाक्ष और दिया गया संदेश अक्सर हम सब पर गहरा असर छोड़ जाता है। और जो कार्टून के माध्यम से व्यक्त होता है, क्योंकि बुआ जी ऐसा होता है कि जो कल्पना शक्ति होती है, या जो जैसे कल्पना की उड़ान कहते हैं, हाँ। वो किसी चीज को देख करके फटाफट मन वैसे ही चलने लगता है। तो एक तरह से कहें तो ये जो पहले तो चित्र बनाए जाते थे, उनमें कहानियां होती थी छोटी छोटी, जैसे पंचतंत्र वगैरह की कहानियां होती थी, उसके हिसाब से होता था। लेकिन कुल मिला के जो वो कल्पनाशीलता है उसी की एक दुनिया में लेके चले जाते हैं। तो इसमें अच्छा भी है, जो भी चीज़ें हैं वो व्यक्त करने का एक बड़ा ही सुंदर सा साधन है। तो मन के जो मनोभाव जैसे होते हैं, वो जिस तरह के कार्टून होंगे, जिस तरह की सुंदर उसमें चित्र होते हैं, उसके हिसाब से कल्पना की उड़ान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और फिर जो कार्टून हैं, इनके पात्रों को धीरे धीरे जब बनाया जाता है, हाँ। तो लोग अपने आप को वहीं पर महसूस करने लगते हैं। इससे कहानियां जो होती हैं वो बहुत अलग तरह की बनती हैं, बिल्कुल जैसे कि जो आपने कभी ना सोचा हो, क्योंकि सबकी कल्पना की उड़ान जो है वो अलग अलग होती है ना। हाँ। तो फिर उनको कहानियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, मतलब कहानियां जो हैं वो फिर होती हैं। हाँ। फिर कार्टून का जैसे एक जाल सा नहीं हो गया संगीता, ऐसा लगता है ना, और जिनमें बच्चे और हम सब भी उलझे ही हुए हैं एक तरीके से। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े लोगों को भी कभी कभी देखा है कार्टून देखते हुए, और बड़ा मजा। क्यों नहीं देखना चाहिए भाई? देखो, सबको देखना चाहिए कार्टून। अगर अच्छा लगता है आपको तो कहानी है, उसमें भी चरित्र हैं, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने ढंग से दिखाते हैं। और बुआ जी, कभी कभी बचपन में जाना भी चाहिए, है ना। फिर वही वाली बात, हम तो यही कह रहे हैं कि क्यों बचपन में जाना चाहिए, सबको देखना चाहिए। कार्टून के माध्यम से चले जाना चाहिए ना, और फिर वैसे ही तो मजा आता है, जैसे बिल्कुल छोटेपन में देखते थे कि हाँ ये सुंदर सुंदर कहानियां हैं, और कल्पना की जो एक बड़ी अच्छी सी दुनिया होती थी, उसमें इंसान चला जाता था। तो पहले टीवी, और उसके बाद फिर कहते हैं बड़ा पर्दा, फिर छोटा पर्दा, फिर और भी छोटा पर्दा। तो टीवी में तो अब बहुत ज्यादा बच्चे उलझे हुए तो है ही है, लेकिन मोबाइल में भी बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। और जो उनके जो आसपास की दुनिया है ना बुआ जी, हाँ। वो भी मन में तो एक दुनिया बनाते ही बनाते हैं, लेकिन आसपास की दुनिया भी वो अपने हिसाब से, कार्टून के हिसाब से बना लेते हैं, यानी जो रंग के चित्र होते हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल आसपास की दुनिया वो अपनी बना लेते हैं। और कुछ एक कहते हैं कि ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां उन्हें कभी कार्टून के माध्यम से बड़ी सारी खुशी भी मिल जाएगी, कभी उनको लगेगा कि अच्छा हम तो चले गए बिल्कुल परियों की दुनिया में,
कभी जब वो कार्टून होगा कि लगेगा कि हाँ ये तो कुछ इसको दुख है, कुछ तकलीफ है, तो फिर उसमें चले जाते हैं। अच्छा, कुछ एक कार्टून की जो किताबें आती थी बुआ जी, उसमें जो खाना वाना पकाया जाता था ना, उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू की भाप जो होते थे उसको बना देते थे। तो यूं लगता था कि बस वो खुशबू जो है वो चल के बिल्कुल आ रही है और वो खाना तो बस पेट में बस अब जाने ही वाला है, ऐसा हो जाता था। तो बड़ी ही अजीब सी हाँ, बल्कि चित्र के माध्यम से जाहिर है कि ज्यादा हम कह सकते हैं ना कि हम तक बातें पहुंच जाती हैं। हाँ। और हम ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। हाँ। कार्टून समय, उपयोगिता और प्रभाव के दायरे में देखा जाता है। फिर देखना चाहिए कि अब जैसे तुमने कहा कि ये वाली चीज़ है, तो ये किताबों में हम देखते थे, लेकिन अब जब इसमें देख रहे हैं मोबाइल में या टीवी पर तो थोड़ा अलग सा है। लेकिन इतिहास के बारे में इसके लिखते हुए हमारे साथी लिख रहे हैं कि कार्टून कला की शुरुआत ब्रिटिश काल में मानी जाती है और केशव शंकर पिल्लई, जिन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है, को भारत कार्टून कला का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1932 में हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टून बनाना प्रारंभ किया। शंकर के अलावा आर के लक्ष्मण, कुट्टी मेनन, आबू अब्राहम और ऐसे बहुत सारे नाम इन्होंने लिखा है कि इस कला को आगे बढ़ाया, पहचान दी। शंकर के बाद धीरे धीरे कार्टून कला का भारत में विकास हुआ और आज भारत में हर प्रांत और भाषा में कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। तो भाई जाहिर है कि ये बात तो है। और कार्टून जो है ना कि इनके बीच सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, कार्टून कला की सार्थकता, सकारात्मकता के लिए एक प्रगतिशील मंच प्रदान करने के लक्ष्य से एक पंजीकृत संगठन कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तो फिल्में इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं। हाँ हाँ जी, जो एनिमेशन वाली फिल्में बनती हैं उनमें तो ऐसे ही सुनने में आता है कि पहले कार्टून बना लेते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से रंगीन पर्दे पर उतारते हैं और उसके बाद उसमें जो बातें होती हैं, जो बोली होती है, उसको उस हिसाब से डब कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो बनाए जाते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी कला है बुआ जी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि भाई आगे ही बढ़ती चली जा रही है। तो इसके कलाकार होते हैं, विकास होता ही जा रहा है इसमें। बिल्कुल सही बात है। तो उसके कलाकार होते हैं 3D 4D बिल्कुल कैरेक्टर्स खुद बना के, जैसे कि एक मूर्ति बना दी जाए मिट्टी की, उस तरीके से पूरा बना के भी बनाया जाता है। तो बहुत तरीके के कार्टून बनते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेखा चित्र के माध्यम से ही बनते हैं। जो फिल्मों की अगर हम बात करें तो उसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारी तकनीक का विकास होता ही जा रहा है ना। और यहाँ तक कि जो उसमें गाने वगैरह डाले जाते हैं, कार्टून जो गाना गाते हैं, वो गाने भी जो है वो बच्चे रट लेते हैं। और कभी कभी कुछ एक कार्टून ऐसे हैं जो हम भारत देश की बात कर रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक कहानियों से मिलते जुलते जो बने हैं, उनमें जो गाने दिखाए जाते हैं, भले वो कार्टून या रंगीन चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं, लेकिन मन में वो गाने भी बैठ जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये तो किसी भी चीज के लिए जब होता है तो बच्चों को जो चीज अच्छी लगती है वो उसे याद कर लेते हैं। और गीत संगीत तो ऐसी चीज ही है कि वो तुरंत पेबस्त हो जाती है दिल दिमाग पर। तो भाई कार्टून किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है ना। सबको पसंद है। हाँ, नहीं कह सकते कि बच्चों तक ही सीमित है। नहीं, देखो ऐसा है कि कार्टून बनने की अगर बात करें तो एक सफल कार्टूनकार या व्यंग्य चित्रकार बनने के लिए पैनी दृष्टि और मनोविज्ञान की गहरी समझ होनी चाहिए। व्यंग्य चित्रकार कभी भी मनोवैज्ञानिक से बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य भी उससे छिपा नहीं रह सकता। वो हर घटना को आम आदमी के नजरिए से देखता है, इसलिए उसे आम आदमी का सच्चा हमदर्द और प्रतिनिधि भी कहा जाता है। अक्सर एक किसी कार्टूनिस्ट का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि हम किसी को चेहरे को देखते हैं तो कोई तो जानवर के हिसाब से सोचते हैं कि ये जानवर, या फिर किसी फल या सब्जी के हिसाब से सोचते हैं कि किस तरीके का है। जो कार्टून बनाए जाते हैं बुआ जी, वो तो इस तरह के होते हैं कि भाई फल के हों या सब्जी के हों। बुआ जी, जो कार्टून होते हैं वो कई बार देखिए फल और सब्जियों के तरीके के, जैसा ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से भी होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे किसी का बना देते हैं पपीता, किसी का अमरूद, तो वो कहते हैं कि आप बहुत ध्यान से किसी का चेहरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसका चेहरा संतरे की तरह है, मौसमी की तरह है, या सेब की तरह है, या कद्दू की तरह है, और वो वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात ये लगती है संगीता बिटिया कि वो इतना कभी बड़ा चेहरा बना देंगे, हाथ पर बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन जिसका चेहरा बनाते हैं, जिस भी नामी व्यक्तित्व का, चरित्र का, वो बिल्कुल वैसा ही लगता है। जबकि कभी कभी बहुत आंखें जो है टेढ़ी मेढ़ी बना देते हैं, होंठ बड़े बड़े बना देते हैं, लेकिन फिर भी वो जो
कितनी उनकी सिद्धहस्त होते हैं कि मतलब पता चल जाता है कि ये इसका चेहरा है ना। क्योंकि वो जो देखते हैं वो किसी को, तो उसकी जो एक चित्र की कहते हैं कि जो एक छाया होती है, उस छाया को वो कहीं ना कहीं पकड़ कर बिल्कुल रखते हैं कि भाई चाहे उसका शेप जैसा भी हो, उसका आकार जैसा भी हो, लेकिन जब वो उसको बनाएंगे तो उसकी जो एक छाया है, मिलती जुलती छाया है, वो उसमें किसी न किसी तरह से लानी ही है और आ जाती है, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं आती। जैसे हमारे साथी ने लिखा कि पैनी दृष्टि चाहिए, और एक दिन देखकर वो नहीं बनाते हैं, बल्कि एक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम महीनों देखते हैं कि वो व्यक्ति हंसता है तब उसका चेहरा कैसा हो जाता है, या कभी उदास रहता है तो कैसा होता है, या अधिकतर वो हंसता रहता है या सोच में डूबा रहता है तो आंखें उसकी कैसी हो जाती हैं, भौं कैसी हो जाती हैं, होठ कैसे हो जाते हैं, मतलब हर भाव में चेहरा कैसा होता है वो सब चीज पढ़ते हैं। तो उसको पूरा एक इंसान को वो पढ़ते हैं, या जो भी व्यक्तित्व उन्हें बनाना होता है। ये तो कॉपी करने वाली बात हो गई। जो हम कल्पनाशीलता की बात कर रहे थे वो तो अलग है, ठीक है, हमने एक मन बना लिया तो चाहे जैसा बना लिया, लेकिन जब किसी और का कार्टून बनाते हैं तो वाकई ये बहुत मुश्किल काम है ना, मुश्किल है। और उसके बाद फिर जो वो बना चुके होते हैं, कहते हैं कि वो किसी को कॉपी करते हैं, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो कार्टून वो बनाते हैं उनको भी कॉपी कर लिया जाता है। हाँ, ये बात तो है। उसका जो वाणिज्य व्यापार है, कह सकते हैं कि उसमें भी बड़ा योगदान रहा है। अब कुछ देखो, फिर तो उसको छापते हैं ना, क्या होता है कि फिर तो आप उसको छापते हैं, तो उसको हाथ से आप स्केच नहीं करते, तब इतना मुश्किल नहीं होता है। और वो बहुत लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो पसंद करते हैं, और फिर वो एक हिसाब से कहें तो एकदम एक कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर के तौर पर बुआ जी एकदम स्थापित हो जाती है कुछ। हाँ, ये तो है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो स्थापित हो जाते हैं। लेकिन अब ये भी होता है कि जो कार्टून होते हैं या जो माताएं होती हैं वो दे देती हैं मोबाइल की, भाई इसमें ज्यादा देर तक आप देखते रहिए, लगे रहिए। हाँ। और उस हिसाब से बच्चे लोगों का जो खाना पीना होता है उसके समय में भी बड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि वो उसमें एक तरह से कहते हैं ना डूब जाते हैं। हाँ। और कभी तो यही तो खाना खिलाते जा रहे हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं कि संगीता बिटिया इस कार्टून की दुनिया में इतना डूब गई हैं कि वो दिन याद करो भूल गई हैं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, देखो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है तो बढ़ ही नहीं रही हो। इन्होंने लिखा है कि पता नहीं इन्होंने कैसे लिख दिया, तुमने किसको सुना दिया। ये लिख रही हैं कि प्यारी बुआ जी, संगीता जी नमस्कार, आपने जो ये चप्पल वाली कहानी सुनाई ना, तो ऐसा एक बार मेरे साथ जूते बदल गए थे। कल तो मेरी घरवाली बाजार से कोई अपनी चप्पल एक पाँव में तो अपनी और दूसरे पाँव में किसी दूसरे की चप्पल डालकर आ गई। लो, तो ये बड़ी आम सी बात है। तो इस वजह ये गड़बड़ है, या तो पूरी चप्पल छोड़ देती तो दूसरे को जो मिलती तो एक जोड़ी सही तो मिलती, अब आधी अधूरी तो गड़बड़ बात हो गई ना। तो वो उतारते भी तो फिर ऐसे ही ना बुआ जी कि चप्पल बदल ना जाए, तो एक जो कई बार एक चप्पल इधर उतारेंगे जानबूझ के, तो एक चप्पल उधर उतारेंगे। हाँ, ताकि वो जो है बदल। तो इन्हें कैसे मिल गई आसपास? हाँ, फिलहाल हो सकता है भाई कि हाँ, चप्पलें बदलने की बात तो बहुत हो जाती है, तो इनको ऐसा लगा होगा कि हम लोग शायद वो बात कर रहे थे। लेकिन एक और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सामान तो नहीं बदला, लेकिन एक बार पारिवारिक शादी में गए थे, बारात जब विवाह स्थल पर पहुंची तो भीड़ अधिक होने के कारण हम पड़ोसी के विवाह स्थल में अंदर चले गए, और अंदर जाकर हमने तुरंत तरह तरह के लजीज शेक पिए, और क्योंकि प्यास लग रही थी और स्टॉल पर कुछ खाया जाए, तब देखा कि अपने परिवार के अन्य रिश्तेदार क्यों नजर नहीं आ रहे, और पूछने पर पता चला कि जो शादी है, हमारा विवाह स्थल है, तो कुछ उससे पहले वहाँ से निकल गए। तो ऐसी कुछ बातें हैं कि कुछ उनसे पहले निकल गए, यानी कि कुछ उनका भी कुछ बदल गया वहाँ पर। तो ऐसा भी होता है कि बदला तो नहीं, लेकिन हम गलत शामियाने में चले गए। हाँ, तो भाई ऐसा भी होता है। और इस मामले में तो भाई देखभाल के ही जाना चाहिए। अब तो अच्छा है कि दरवाजे पर लिख देते हैं लड़के लड़की का भी नाम, तो वर वधू का, जिससे पता चल जाता है किसके घर की शादी है, नहीं तो दिक्कत तो हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि बारात आ रही है तो इधर से भी एक जने की आ रही है, उधर से भी एक जने की, तो फिर बड़ा ये भी चक्कर रहता है भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की बारात। देखो, बारात तक गए तो ठीक है, लेकिन ये जो शेक पी के आगे चली आई ना, वो तो बड़ा मुश्किल है। और ये तो कहो कि लिफाफा दिया कि नहीं दिया, ये तो बात की बात है। हाँ। लेकिन फिर भी समय रहते एक बार देख लेना चाहिए, कुछ लोगों से मिल लेना चाहिए। हाँ। और ये तो होता ही है अक्सर। और हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि भाई जो आप लोगों ने कहा कि बहू बदल जाती है, वो भी बड़ी मजेदार बात है, और होता भी था। बहू के साथ साथ बुआ जी
कई बार जो है सामान भी बदल जाता है बड़े जोरों शोरों से। हाँ। ट्रेन में जब सफर करते हैं जी। तो सामान बदल जाता है, कई बार अटैचियां बदल जाती हैं, तो इसलिए लोग बड़े सतर्क भी रहते हैं कि भाई अब ये रंग है तो इस रंग की अगर मतलब अलग अलग रंग की अटैचियां हो, सामान हो तो ज्यादा अच्छा है। अटैचियों में अब अक्सर लोग इसीलिए कुछ बांधने भी लगे हैं ताकि, क्योंकि अटैची तो बहुत सारी जो आरामदेह होती हैं वो सभी खरीद लेते हैं, तो उसमें कुछ कुछ खिलौने लोग लटका लेते हैं या कुछ और लगा लेते हैं रिबन, ताकि ये स्पष्ट रहे कि किसका क्या है ना। तो भाई जिंदगी यूं ही गुले गुलजार रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सखी सहेली कार्यक्रम का इंतजार भी रहे। इसी के साथ संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार।